नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे जो अभी-अभी वर्ल्ड लेवल पर सबसे बड़ी एक न्यूज़ उभर कर सामने आई है सारे न्यूज़ आर्टिकल्स पर कि यूएई के जो प्रेसिडेंट शेख खलीफा बिन जायद अल नहायान उनकी मृत्यु हो गई है और उनकी कंट्री में 40 दिन की शोक सभा रखी गई है। इसी के बारे में आज हम बात करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। अबू धाबी से ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के प्रेसिडेंट बिन जायद अल नहायान की मृत्यु हुई। जिस वक्त इनकी मृत्यु हुई ये 73 इयर्स के थे फ्राइडे के दिन और काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे, ऐसा इनकी स्टेट की मीडिया का कहना है। और द प्रेसिडेंट ऑफ द ऑयल रिच गल्फ स्टेट, तो ऑयल कंट्री है एक यूएई, जैसा कि हम सब जानते हैं कि काफ़ी सारे देशों में इनका ऑयल जो है वो एक्सपोर्ट होता है। और ये एक ऐसे प्रिंस थे, यूएई के प्रेसिडेंट थे, जो बहुत ही रेयरली जो है पब्लिक अपीयरेंस इनका होता था। और अब इनकी जगह पर जो इनका इनकी पोजीशन संभालेंगे वो इनके हाफ ब्रदर अबू धाबी क्राउन प्रिंस होंगे, मोहम्मद बिन जायद, हु वाज ऑलरेडी सीन एज द यूएई's डिफैक्टो रूलर। तो यूएई के मतलब एक तरीके से दूसरे शासक के रूप में उन्हें पहले से देखा जा रहा था। जो मिनिस्ट्री ऑफ प्रेसिडेंशियल अफेयर है उन्होंने भी इस पर काफ़ी दुख जताया है, और यूएई के जो लोग हैं और जितनी भी अरब और इस्लामिक नेशंस हैं उन्होंने भी इस पर शोक व्यक्त किया है। और क्योंकि काफ़ी बड़ा नाम थे ये यूएई में और मुस्लिम कंट्रीज़ इस्लामिक नेशंस में, और काफ़ी सारे ऑफिशियल्स ने और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल लोगों ने, देश के प्रधानमंत्री ने भी इनके लिए ट्वीट किया है, क्योंकि बहुत ही एडवांस लीडर थे, सबसे दोस्ती करके रखते थे। इनफैक्ट इज़राइल के साथ भी इन्होंने, हालाँकि इज़राइल से जितनी भी इस्लामिक नेशंस हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं या मुस्लिम लीडर्स हैं, उनकी ज़्यादा कोई ख़ास दोस्ती नहीं है, लेकिन इन्होंने उनके साथ भी एक अच्छे रिलेशंस बना रखे थे, क्योंकि इज़राइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी इनकी मृत्यु पर शोक जताया था। ये इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि इंडिया से भी इनके लिए ट्वीट किए गए थे। नरेंद्र मोदी जी, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, और देश के हमारे राष्ट्रपति जी, उन्होंने भी इनकी मृत्यु पर शोक जताया। मोदी जी ने लिखा कि भई बहुत दुःख हुआ, बहुत अच्छे स्टेट्समैन और विज़नरी लीडर थे, और ये वाक़ई में बात सच है। मैं आपको आगे आगे की स्लाइड्स में बताऊँगा कि उनके क्या विज़न्स थे। बहुत विज़नरी लीडर थे और काफ़ी अच्छी इनके रिलेशंस थे सभी कंट्रीज़ के साथ, ख़ास तौर पर इंडिया के साथ, और इन्होंने इनको श्रद्धांजलि दी। और प्रेसिडेंट जो ऑफ इंडिया, जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी इनके लिए शोक व्यक्त किया। शेख खलीफा जो थे वो यूएई के दूसरे प्रेसिडेंट बने 2004 में, उन अपने फादर को सक्सीड करते हुए 16th रूलर ऑफ अबू धाबी, 16वें जो थे शासक थे, द रिचेस्ट ऑफ द फेडरेशंस 7 एमिरेट्स। तो जितने इनकी फेडरेशन है उसमें सबसे अमीर प्रिंस थे। ही हैज़ रियली बीन सीन इन पब्लिक सिंस 2014। जैसा कि मैंने आपको बताया, पब्लिक अपीयरेंस इनका बहुत कम होता था, 2014 के बाद से और कम हो गया था। इनकी एक सर्जरी हुई थी, स्ट्रोक इनको आया था, तो उसकी वजह से काफ़ी बहुत कम ये दिखते थे पब्लिक में। और इनको रूलिंग में भी, मतलब इन्होंने कंटिन्यूटी की, लेकिन इनको दिक्कत और जो बीमारी थी, परेशानी वो बनी हुई थी, वो ठीक नहीं हुई थी। और जो इनका मृत्यु का जो कारण है वो अभी तक ऑफिशियल तौर पर रिलीज नहीं किया गया है वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा या प्रेस के द्वारा। यूएई के जो फॉर्मर ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट थे, जो यूएई अ फॉर्मर ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट that was founded in 1971 has gone from desert outpost to booming state in its short history, fueled by its oil wealth and राइज एज अ ट्रेडिंग एंड फाइनेंशियल सेंटर। तो बहुत कम टाइम में इन्होंने मतलब उस कंट्री को बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचा दिया था, काफी रिच बना दिया था, और एक ट्रैवल डेस्टिनेशन के तौर पे भी लोगों में यूएई, दुबई, इनकी इसकी काफी, मतलब यूएई कंट्रीज में जाना, बिजनेस करना, सेटल होना, लोगों करियर के लिए भी बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच गया था हर मामले में। The Arab world's second biggest economy behind Saudi Arabia has also begun to wield growing political influence, filling a space ceded by traditional powers such as Egypt, Iraq, and Syria. तो इजिप्ट, इराक और सीरिया जैसे पावरफुल कंट्रीज के बाद अरब कंट्रीज भी जो थी, सऊदी अरेबिया,
काफ़ी इन्वॉल्व थे वो इस पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में। और दूसरी बड़ी इकोनॉमी बन चुका था अरब वर्ल्ड का सऊदी अरेबिया इनके शासनकाल में। The country of some 10 million also joined military campaigns in Libya and Yemen and broke ranks with much of the Arab world to establish ties with Israel in 2020। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि काफ़ी सारी मुस्लिम कंट्रीज, इस्लामिक कंट्रीज या अरब कंट्रीज हैं, उनके अच्छे संबंध नहीं है इसराइल के प्रधानमंत्री के साथ, लेकिन इन्होंने आगे बढ़कर उस चीज़ को अच्छा बनाने की कोशिश की। The bearded Sheikh Khalifa had cut a frail figure on his occasional public appearance, while his half-brother hosted world leaders at and lead diplomatic forays abroad। तो ये जो इनके ब्रदर हैं वो बाहर डिप्लोमेटिक्स और फॉरेन कंट्रीज में का काम संभालते थे, मतलब वहाँ दिखना या कोई भी बयान देना या पॉलिटिकल मीटिंग्स करना, और ये ओकेजनल पब्लिक अपीयरेंस देते थे जैसा कि हमने आपको बताया। The Emirates has lost its virtuous son and leader of the stage of empowerment and the trustee of its blessed journey। मोहम्मद बिन जायद tweeted on Friday। तो जो इनके भाई थे उन्होंने ये कहा कि भाई जो एमिरेट्स है उन्होंने अपना एक बेटा खो दिया है और एक लीडर खो दिया है जो मतलब स्टेज को एम्पावरमेंट करना चाहते थे, उस मुल्क को मतलब आगे बढ़ाना चाहते थे, हर तरीके से एम्पावर करना चाहते थे। His stance, achievements, wisdom, generosity, and initiatives are in very corner of the nation। Khalifa bin Zayed, my brother, may God have mercy on you and grant you access to paradise। तो ऊपर वाला इनको जन्नत नसीब करे और इनकी जो रूह है उनको शांति मिले, ऐसा उन्होंने दुआ की। Sheikh Khalifa, who had no formal higher education, lead the UAE as Dubai merged as tourism and trade hub and Abu Dhabi pumped oil as a key OPEC player। तो इनके राज में इन्होंने दुबई को, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि एक टूरिज्म के मामले में तो दुबई का आपको पता ही है कि क्या उस आकर्षण है लोगों में दुबई जाने के लिए। और अबू धाबी अपने ऑयल सप्लाई के लिए ओपेक में एक मजबूत पोजीशन में था। He came to the rescue of Dubai when it was hit by the global financial crisis in 2009, extending a multi-billion-dollar lifeline to the debt-laden emirate। तो 2009 में इन्होंने दुबई को इतनी बड़ी जो है मल्टी बिलियन डॉलर का इसका कर्जा उतारा था और काफ़ी मदद की थी फाइनेंशियल क्राइसिस से निकालने में। दुबई's रूलर UAE वाइस प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम said the country was mourning with hearts filled with sadness। तो ऑब्वियस सी बात है जब किसी कंट्री का इतना अच्छा लीडर अगर अचानक इस तरह से चला जाए तो दुख होता है, और वही यूएई में इस वक्त हो रहा है। वहाँ के जो कॉमन लोग हैं, जो आम इंसान हैं, उनको भी काफ़ी दुख है इस बात को लेके। The US mission to Abu Dhabi called Sheikh Khalifa a true friend of the United States, while Israel Prime Minister Naftali Bennett and Qatari Amir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani also offered their condolence। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं नफ्ताली बेनेट, उनसे भी इनकी अच्छी दोस्ती थी और उन्होंने भी शोक व्यक्त किया है। अब इनके बारे में हम 5 बातें कुछ जानते हैं जो कि शायद आपको ना पता हो। 5 things to know about शेख खलीफा बिन जायद अल नहान। इनका जन्म 1948 में हुआ था इन द इनलैंड ओसिस ऑफ अल इन नियर द बॉर्डर विद द सल्तनत ऑफ ओमान। ओमान की सल्तनत के नज़दीक जगह वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ही वॉज नेम्ड आफ्टर हिज ग्रेट ग्रैंडफादर। तो मतलब अपने परदादा के नाम पे इनका नाम पड़ा था, शेख खलीफा बिन Shakhbut Al Nahyan, and was the eldest son of UAE founder and first president Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan। तो ये जो UAE के फाउंडर थे उनके बड़े बेटे थे। Sheikh Khalifa served as the president of the UAE and ruler of Abu Dhabi from November 3, 2004। वो अबू धाबी के और यूएई के रूलर थे 3 नवंबर 2004 से। ही वॉज इलेक्टेड टू सक्सीड हिज फादर। उनके पिता के बाद इनका चुनाव हुआ था जब तक वो बने हुए थे। हु सर्व्ड फ्रॉम 1971 अंटिल हिज डेथ। 2 नवंबर 2004 को उनकी मौत हो गई थी और उसके बाद शेख खलीफा ने जो है वो पद संभाला था।
उसके बाद तीसरी बात, शेख खलीफा बिन जायद सफर्ड अ स्ट्रोक इन 2014 एंड हैड अ सर्जरी। जैसा ये हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि इनको स्ट्रोक अटैक हुआ था जिसकी सर्जरी हुई थी। ही कंटिन्यूड टू होल्ड ceremonial powers and occasionally offered rulings, but his half brother Abu Dhabi Crown Prince Mohammed bin Zayed had power and will likely succeed him. तो कभी कभी अपीयरेंस देते रहते थे पब्लिक में पॉलिटिकली, और बाकी जो कंट्रोल था ज्यादातर वो इनके भाई के पास ही था। Sheikh Khalifa held the largest and wealthiest of the seven Sheikh-doms that comprise the UAE, according to business publication Forbes. He controls 97.8 billion barrels of reserve oil and runs one of the largest sovereign wealth funds with reported assets of 830 billion. तो इतनी बड़ी जो मतलब आप कह लें इतनी बड़ी मनी पावर इनके पास थी कि इतना बड़ा ऑयल रिजर्व था और इतना ह्यूज बिलियन डॉलर का जो है वेल्थ फंड्स ये हैंडल कर रहे थे इनके पास था। तो एक काफ़ी पावरफुल इंसान थे और काफ़ी अच्छे इंसान थे। Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan's name is the most familiar for its connection to the world's tallest building, the Burj Khalifa in Dubai. The name of the tower was switched from the Burj Dubai to Burj Khalifa in 2010. तो इनके नाम पर उनका उस बिल्डिंग का नाम रखा गया था 2010 में। In a show of gratitude towards the late ruler, whose oil-rich emirate helped bail Dubai out during a financial crisis. तो उससे पहले बुर्ज दुबई नाम था, लेकिन जब इन्होंने दुबई की हेल्प की उसको फाइनेंशियल क्राइसिस से निकालने में, तो उसका नाम, और इनको ऑनर देने के लिए उसका नाम बुर्ज खलीफा कर दिया गया 2010 में। तो ये शायद फैक्ट आपको नहीं पता होगा। UAE President Sheikh Khalifa bin Zayed issue new decree on 10 principle for national development। तो ये मेन इनके बारे में आर्टिकल छपा था 2 साल पहले, अक्टूबर 9 2021, 1 साल पहले सॉरी। इन्होंने 10 बातें बताई थी कि अपनी कंट्री को ये कैसे आगे ले जा सकते हैं, इनका क्या विजन है, क्या चाहते हैं, और यही 10 बातें आपको जाननी ज़रूरी हैं। द फर्स्ट प्रिंसिपल, जो पहला इनका प्रिंसिपल था, द की नेशनल फोकस शैल रिमेन द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द यूनियन, इट्स इंस्टीट्यूशन, लेजिस्लेचर, कैपेबिलिटीज एंड फाइनेंसेस, द डेवलपमेंट ऑफ द अर्बन एंड रूरल रूरल इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ, पूरा पढ़ूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। पहला प्रिंसिपल इनका था कि भाई हमें इकोनॉमी स्ट्रांग करनी है, अपनी इंस्टीट्यूशन, लेजिस्लेचर और हर तरह की कैपेबिलिटीज़ को अपनी बढ़ाना है, फाइनेंसेस को स्ट्रांग करना है इन मोस्ट इफेक्टिव वे। उसके बाद दूसरा प्रिंसिपल जो था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेसिकली इस पीपीटी का, आपके आगे काम आएगा ये। The second principle, we will strive over the upcoming period to build the best and most dynamic economy। तो दूसरा इनका फोकस जो था वो था कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट हम कैसे डेवलप करें, और स्टेट इंस्टीट्यूशंस हर फील्ड में हमारे पास टैलेंट हो, लोकल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, बिल्डिंग द बेस्ट ग्लोबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एक अच्छा बनाए, मेंटेनिंग द गेन्स अचीव्ड ओवर द पास्ट 50 ईयर। तो जो ताकि गेन्स हैं वो पिछले 50 सालों से वो कंटिन्यू बने रहे। तीसरा प्रिंसिपल था यूए इनकी फॉरेन पॉलिसी, जो इसका इस्तेमाल ये चाहते थे कि सर्व आवर हायर नेशनल गोल्स। तो नेशनल और इंटरनेशनल गोल्स इनकी की जो ताकि उसमें पकड़ बनी रहे, वो इनका तीसरा प्रिंसिपल था, ताकि कंट्री की जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो अच्छा रहे, बना रहे, और इकोनॉमी को सर्व करते रहे। बेसिकली इनका सारा जो मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊं तो इनका सारा फोकस जो था वो था इकोनॉमी के ऊपर। इनका हर प्रिंसिपल में कहीं ना कहीं इकोनॉमी इन्वॉल्व है। एंड द गोल ऑफ द इकोनॉमी इज टू प्रोवाइड बेटर लाइफ फॉर द पीपल ऑफ द यूनियन, ताकि देश में हर इंसान मतलब एक अच्छी ज़िंदगी जी सके, क्योंकि इकोनॉमी अच्छी होगी, पैसा होगा जेब में, तो ही आप एक अच्छा जीवन जी पाएंगे। चौथा प्रिंसिपल था फ्यूचर ड्रिवन फॉर ग्रोथ, ह्यूमन कैपिटल, डेवलपिंग द एजुकेशनल सिस्टम, रिजल्ट, रिक्रूटिंग टैलेंट, टैलेंट को बढ़ावा देना, और एजुकेशनल सिस्टम को अच्छा करना, रिटेनिंग स्पेशलिटीज एंड continuously building skills will be key to ensuring the UAE remains the most ताकि आप पढ़ाई पे तवज्जो देंगे, टैलेंट को तवज्जो देंगे, तभी आप जहाँ पर हैं अगर एक अच्छे लेवल पे हैं तो वहाँ बने रह पाएंगे और उससे आगे बढ़ पाएंगे। तो चौ चौथा इनका प्रिंसिपल ये था। पांचवा प्रिंसिपल था गुड नेबरिंग, ताकि आस अपने देशों के आसपास जो पॉलिटिकल के लेवल पे आप अपने जो भी आपके आसपास देश हैं या जो भी वर्ल्ड लेवल पे जितनी भी कंट्रीज हैं उन सबके साथ अच्छे रिलेशन बना के रखें। छठा इनका जो प्रिंसिपल था वो कंसोलिडेटिंग द रेपुटेशन ऑफ एमिरेट्स ग्लोबली। तो ताकि पूरी दुनिया में जो प्रिंसिप इनकी जो
रेपुटेशन है वो अच्छी बनी रहे, चाहे वो टूरिज्म के मामले में, बिजनेस के मामले में, इंडस्ट्री लगाने के मामले में, इन्वेस्टमेंट के मामले में, कल्चरल एक्सीलेंस के मामले में, कि भाई हर मामले में ये चाहते थे कि एक अच्छी रेपुटेशन एमिरेट्स की बनी रहे। उसके लिए इन्होंने कोशिश की काफ़ी। उसके बाद 7वां प्रिंसिपल था इनका डिजिटल, टेक्निकल एंड साइंटिफिक एक्सीलेंस। तो मतलब टेक्निकल लेवल पे काफ़ी तवज्जो देना चाहते थे और देते थे कि भई आगे, क्योंकि एक विज़नरी विज़नरी लीडर थे, इनको पता था कि आने वाला टाइम टेक्नोलॉजी का है, साइंस का है, तो उसकी बढ़ोतरी के लिए, उसकी बेहतरी के लिए काफ़ी इन्होंने प्रिंसिपल बनाए थे। और ये चाहते थे कि जो यूएई है वो एक ग्लोबल हब बने टैलेंट का, कंपनीज़ का, लोग इन्वेस्टमेंट करें, बड़ी-बड़ी कंपनियाँ जो साइंस से जुड़ी हुई हैं, ताकि भविष्य अच्छा हो देश का और आगे आने वाले समय में ग्लोबल लेवल पर वहाँ से लीडर निकलें। 8वां प्रिंसिपल था इनका वैल्यू सिस्टम इन द यूएई शैल रिमेन बेस्ड ऑन ओपिनियंस एंड टॉलरेंस। तो जैसा कि आप आजकल बहुत ये वर्ड सुनते होंगे, टॉलरेंस, इनटॉलरेंस, और अपने हक का प्रिजर्वेशन, द प्रिजर्वेशन ऑफ राइट, द रूल ऑफ जस्टिस एंड लॉ, कानून का राज रहे, डिग्निटी बनी रहे लोगों में, अपना कल्चर वैल्यू बनी रहें, और एक पॉजिटिविटी हो, एक एक टॉलरेंस पावर हो लोगों में, और मुल्क में, लोगों में ये चीज़ बनी रहे, एक दूसरे का कल्चर की रिस्पेक्ट करें, डाइवर्सिटी हो, द स्ट्रेंथनिंग ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी टुगेदर विद enduring रिस्पेक्ट फॉर आवर नेशनल आइडेंटिटी। ये मतलब अपने देश की आइडेंटिटी बनाए रखते हुए भी, लेकिन आप जैसे भारत के लिए कहा जाता है कि विविधताओं का देश है ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो वैसा एक विजन इनका था, जो 8वां प्रिंसिपल था। उसके बाद 9वां प्रिंसिपल इनका था द यूएई's फॉरेन ह्यूमैनिटेरियन एड, के जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे आप अपने से छोटे देशों को या दूसरे देशों को कभी-कभी जो एड देते हैं, उसमें भी ये चाहते थे कि हम बने रहें, हमारी मोरल ड्यूटी है उन लोगों के प्रति, या चाहे वो देश में हो या देश से बाहर हो, कि हम उनको ह्यूमन मतलब मानवता के आधार पर सपोर्ट करते रहें। यार फॉरेन ह्यूमैनिटेरियन एड नॉट टाइड टू रिलीजन, रेस और कलर और कल्चर, के मतलब भाई धर्म के आधार पर हम कोई भेदभाव नहीं करें, हर धर्म के लोगों को समान मानें, और अगर कोई मुसीबत में हो तो उसका इंसानियत के तौर पर बराबरी के साथ उसको दर्जा दें और उसकी मदद करें। पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट हो सकता है किसी कंट्री के साथ, लेकिन मानवता की जब बात आती है तो वो चीज़ बीच में नहीं आनी चाहिए, और कोई भी अगर क्राइसिस होता है तो अब आपको आगे से आगे रहना चाहिए मदद करने में। तो ये इनका एक प्रिंसिपल था, बहुत अच्छा प्रिंसिपल था। और 10वां प्रिंसिपल इनका ये था, जो ये चाहते थे कि calling for peace, harmony, negotiation and dialogue to resolve all dispute is the basis of the UAE's foreign policy। कि भाई आप डायलॉग से ही कर सकते हैं, लड़ाई झगड़े से कभी कोई हल नहीं निकलता। बातचीत, कोई भी अगर इशू होता है दो कंट्रीज के बीच, तो उसको बातचीत के द्वारा ही सुलझाया जा सकता है, और पीस बना रहे लोगों में, नुकसान ना हो, क्योंकि जब कोई भी चीज़ अग्रेसिव होती है, लोग अग्रेसिव होते हैं, कोई देश अग्रेसिव होता है, तो उसमें नुकसान आम लोगों का होता है। और इसका सबसे ज़्यादा जीता जागता उदाहरण आप देख सकते हैं, जो यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो रहा है। दोनों कंट्रीज अपनी ईगो पर हैं, लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? आम आदमी का। एक आम इंसान जो यूक्रेन में है, उसको अपना घर छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाना पड़ रहा है, शरणार्थी बन के, रिफ्यूजी बन के। रशिया के जो सोल्जर हैं वो अपनी जान गंवा रहे हैं यूक्रेन में, यूक्रेन के सोल्जर अपनी जान गंवा रहे हैं उस युद्ध में, लेकिन फ़ायदा किसी का नहीं हो रहा। और अगर शायद ये युद्ध ना होता, बैठ के बातचीत के द्वारा सुलझाने की कोशिश की गई होती इसको, तो जो इतना बड़ा डिज़ास्टर हुआ है, उसको रोका जा सकता था। कितने लोगों की जानें बच सकती थी, इकॉनमी बच सकती थी यूक्रेन की, जो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है अब। लोग कह रहे हैं रशिया की इकॉनमी बर्बाद हुई है। रशिया के पास ऑयल और गैस है बेचने के लिए, वो रिकवर हो जाएगा। यूक्रेन के पास क्या है? आप वो सोचिए। वहाँ के इंस्टीट्यूशन खत्म हो गए, स्कूल खत्म हो गए, कॉलेजेस खत्म हो गए, गवर्नमेंट ऑफिसेज खत्म हो गए। वो कम से कम 100 साल या 200 साल पीछे चली गई है कंट्री, जस्ट बिकॉज उन्होंने पीस और हार्मनी या निगोशिएशन या डायलॉग डायलॉग करना ज़रूरी ही नहीं समझा। तो ये एक इनका 10वां प्रिंसिपल था। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको इनके बारे में एक डिटेल इंफॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो के द्वारा। आई नो कि वीडियो लेट हुआ है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैंने कोशिश की है कि इसमें सारे पॉइंट्स कवर करूँ। और
आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर नहीं आई है तो माफ़ कीजिएगा, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि ये अगली वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको मिले। और अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अपनी राय, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।